हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, टेलीमानस हेल्पलाइन किसकी पहल है? ऑप्शंस थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत टेलीमानस हेल्पलाइन को अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से 2 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं। आपको बता दें कि टेलीमानस एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा है। इसका उद्देश्य पूरे देश में 24 घंटे मुफ्त टेलीमानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये सेवा अपनी पसंदीदा भाषा, जिसमें अब तक 20 भाषाएं शामिल हैं, चुनने के विकल्प के साथ टोल फ्री नंबरों के माध्यम से उपलब्ध है। ये पहल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्ग मार्च 10 कैरियर रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? उत्तर कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम या फिर चीन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में चीन ने कैरियर रॉकेट लॉन्ग मार्च 10 के मुख्य इंजन पर एक परीक्षण किया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस परीक्षण ने इंजन के लिए सभी आवश्यकताओं का आकलन किया। आपको बता दें कि लॉन्ग मार्च 10 कैरियर रॉकेट को मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इस रॉकेट में एक मॉड्यूलर डिजाइन है, जिसमें एक सर्विस कैप्सूल, एक रिटर्न कैप्सूल और एक एस्केप टावर शामिल है। ये इसे अपने आप में एक लघु अंतरिक्ष स्टेशन जैसा बनाता है। ये रॉकेट प्रणोदक के रूप में तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ब्रेन फॉग का सामान्य लक्षण है? बढ़ी हुई मानसिक स्पष्टता और फोकस, बेहतर स्मृति प्रतिधारण, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि, या फिर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से सोचने में कठिनाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से सोचने में कठिनाई। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बताया कि लॉन्ग कोविड से जुड़ा ब्रेन फॉग लोगों को 10 साल बूढ़ा बना रहा है। दरअसल ब्रेन फॉग संज्ञानात्मक अस्पष्टता या मानसिक भ्रम की स्थिति को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति की स्पष्ट रूप से सोचने और प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये अपने आप में कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है, बल्कि ये अन्य चिकित्सीय स्थितियों का एक लक्षण है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के लक्षणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लक्षणों में भ्रम, भूलने की बीमारी और फोकस एवं मानसिक स्पष्टता की कमी आदि शामिल है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम डिवाइन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक विकास पहल है। और दूसरा कथन, इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं का तीव्र और समग्र विकास करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने संसद में पीएम डिवाइन योजना के बारे में जानकारी साझा की। आपको बता दें कि पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए एक विकास पहल है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे केंद्रीय बजट 2022-23 में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करके उत्तर पूर्व क्षेत्र का तीव्र और समग्र विकास करना है, इसलिए कथन दो सही है। ये योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों या एजेंसियों के माध्यम से लागू की जा रही है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। अगला सवाल, बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार या काम पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। और दूसरा कथन, ये खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों यानी 14 से 18 वर्ष के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बाल श्रम की रोकथाम के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि भारत में बाल श्रम की रोकथाम के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार या काम पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, इसलिए कथन एक सही है। यह खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों यानी 14 से 18 वर्ष के रोजगार पर भी प्रतिबंध लगाता है, इसलिए कथन दो भी सही है। बाल श्रम अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी एनसीएलपी योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल विकसित किया गया है। बताते चले कि पेंसिल का पूरा नाम प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर है।
इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दक्षिण अफ्रीका 2005 में इसका सदस्य बना। और कथन 2, इसके सदस्य विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 50% का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए ने जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि BRICS यानी ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त नाम है। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद इस समूह ने अपना संक्षिप्त नाम ब्रिक्स अपनाया। इसलिए कथन एक सही नहीं है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है। इसमें विश्व की 41% आबादी शामिल है, जिसका विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 24% हिस्सा है। इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है, तो इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI किस मंत्रालय से संबद्ध है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का एक प्रमुख संगठन है। ये प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। ये संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्र महत्व के अवशेषों का रखरखाव ASI की प्रमुख चिंता है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा फ्रेजाइल एक्स किससे संबंधित है? बैलिस्टिक मिसाइल, नेविगेशन उपग्रह, आनुवंशिक विकार या फिर मशरूम की प्रजाति? आंसर होगा ऑप्शन सी, आनुवंशिक विकार। हाल ही में विश्व फ्रेजाइल एक्स जागरूकता दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या FXS एक आनुवंशिक विकार है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये फ्रेजाइल एक्स मैसेंजर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन 1 यानी FMR1 नामक जीन में परिवर्तन के कारण होता है। FMR1 आमतौर पर FMRP नामक प्रोटीन बनाता है, जो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है। जिन लोगों को FXS विकार होता है, उनके शरीर में प्रोटीन नहीं बनता। साथ ही फ्रेजाइल एक्स से संबंधित विकारों वाले लोगों में FMR1 जीन में परिवर्तन होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ जनजातीय समूह है और दाईं ओर उनसे संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला युग्म है 1 सोलिगा कर्नाटक, 2 मदिया उत्तराखंड और 3 कोकना असम। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या फिर D कोई भी नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में सोलिगा आदिवासी समुदाय चर्चा में रहा। आपको बता दें कि सोलिगा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बिलीगिरी रंगन हिल्स या BR हिल्स का स्वदेशी समुदाय है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। जबकि प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो माडिया जनजाति छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में रहती है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित नहीं है। वही कोकना गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है, इसलिए युग्म 3 भी सुमेलित नहीं है। इस प्रकार केवल एक युग्म ही सुमेलित है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में समाचारों में देखा गया महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा के उत्तरी भाग में वालपुई गांव के पास स्थित है। ये अभ्यारण्य 208 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। ये पश्चिमी घाट में रहने वाले जानवरों और पौधों के जीवन में पाई जाने वाली विशाल जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्र नम पर्णपाती वनस्पतियों और कुछ सदाबहार प्रजातियों के साथ घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूद प्रजातियों में ब्लैक पैंथर, स्लॉथ बियर, तेंदुआ, बाघ, ढोल, जंगली बिल्ली, माउस डियर, विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, भारतीय पेंगोलिन और स्लेंडर लोरिस आदि शामिल हैं। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। टेलिस्मान सेबर अभ्यास 2023 किन देशों से संबंधित है?
ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और भारत, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।